ग्रीटिंग्स एवरीवन, वेलकम टू करियर एडो। माय नेम इज दिवांशु मिश्रा और आज के सेशन में हम साथ में पढ़ने वाले हैं डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड यानी कि मांग और सप्लाई मतलब पूर्ति। तो आज के क्लास में हम मांग एवं पूर्ति के कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स, आइडियाज एंड लॉज के बारे में जानने वाले हैं एंड पढ़ने वाले हैं। मांग और पूर्ति के सिद्धांत समझेंगे, यानी कि लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई, इन्हें समझेंगे और इनसे रिलेटेड कुछ कंसेप्ट्स जानेंगे। जहां पर आज के क्लास में हम कॉस्ट क्या होता है वो जानेंगे, रेवेन्यू क्या होता है वो जानेंगे, कॉस्ट एंड रेवेन्यूज के टाइप्स कितने होते हैं वो जानेंगे, इलास्टिसिटी जानेंगे, टाइप्स ऑफ डिमांड्स भी जानेंगे एंड ऐसे कई सारी चीजें जानेंगे। साथ ही साथ इसी चैप्टर में हम टाइप्स ऑफ मार्केट्स भी जानेंगे कि कितने प्रकार के मार्केट होते हैं एंड ऐसे ही जो है हमारा ये सेशन जो है आगे बढ़ेगा। तो विदाउट वेस्टिंग टू मच टाइम, आइए देखते हैं कि आज के सेशन में हम किन किन चीजों को पढ़ने वाले हैं। तो आज के हमारे इस सेशन में हम जिन चीजों को पढ़ने वाले हैं उनमें से पहला है डिमांड एंड सप्लाई कंसेप्ट, जहां पर हम लोग डिमांड यानी कि मांग और सप्लाई यानी कि पूर्ति के इंपॉर्टेंट जो कंसेप्ट होते हैं, जरूरी सिद्धांत होते हैं, उन्हें जानेंगे। साथ ही साथ हम जानेंगे कि कितने प्रकार के मार्केट होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मार्केट्स आर देयर, एंड देन हम प्राइस डिटर्मिनेशन, इन मार्केट्स के अकॉर्डिंगली प्राइसेस कैसे डिटरमाइन होते हैं किसी भी गुड या सर्विस के लिए। उसके बाद हम जानेंगे प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है, ठीक है, प्रोडक्शन होता क्या है, प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है, एंड कॉस्ट एंड रेवेन्यू क्या होता है, कितने प्रकार के कॉस्ट होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कॉस्ट आर देयर। हम वो सब जानने और समझने वाले हैं इस चैप्टर में, ठीक है। तो हम लोग शुरू करते हैं हमारे पहले टॉपिक से, विच इज डिमांड एंड सप्लाई। तो डिमांड एंड सप्लाई समझने के लिए हमें पहले यह समझना पड़ेगा कि लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है एंड लॉ ऑफ सप्लाई क्या होता है, ठीक है। तो पहले तो हम ये समझते हैं कि लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है। तो जब हम लोग लॉ ऑफ डिमांड का बात करते हैं तब हम ये देखते हैं कि कोई भी सामान इसका जब प्राइस बढ़ता हुआ दिखता है, कोई भी सामान हो, वस्तु हो या सेवा हो, यानी कोई भी गुड या सर्विस क्यों ना हो, कोई भी कमोडिटी हो, हम ये देखते हैं जब किसी भी सामान का सेकंड हम ये देखते हैं कि जब भी किसी भी सामान का जो है एक तरीके से देखा जाए तो प्राइस, ठीक है, जब भी किसी भी सामान का प्राइस बढ़ता है तो ऑटोमेटिकली उस सामान का डिमांड क्या होता है, घटने लगता है। एंड जब भी किसी सामान का प्राइस घटता है तो उस सामान का प्राइस क्या होता है, बढ़ने लगता है। यानी कि जब भी कोई भी गुड्स के लिए, कोई भी कमोडिटी, गुड्स या सर्विस के लिए जब उसका प्राइस बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली जो है उसका डिमांड क्या हो जाएगा, उसका डिमांड घटेगा। एंड जब भी उस सामान का प्राइस घटेगा ऑटोमेटिकली उस सामान का डिमांड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, बिकॉज अफोर्डेबिलिटी बढ़ जाएगा। कई सारे लोग जो है, जैसे कि जो लोगों का अफोर्डेबिलिटी होता है ना, वो लेयर्स में होता है, ठीक है, अलग अलग प्रकार, अलग अलग लेयर्स में होते हैं, ठीक है। तो कोई इंसान जो है वो 20 रुपए का सामान अफोर्ड कर सकता है, कोई 40 का, कोई 60 का, और इस टाइप से। तो लेट्स से कोई भी सामान जो था जिसका पहले जो दाम था वो 40 रुपया था, लेट्स से यहां पर जो है उसका प्राइस एग्जिस्ट करता था। अब हम ये देखते हैं कि जैसे ही उस सामान का प्राइस बढ़ जाएगा, ठीक है, यानी कि अब उस सामान का दाम कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, ठीक है, तो बस वही अफोर्ड कर पाएंगे जो, मतलब वो 60 रुपया पे कर सकते हैं। तो ऑटोमेटिकली जो टाइप ऑफ पीपल उस सामान को खरीद सकते थे, यानी कि जब उस प्राइस का दाम 60 हो जाएगा तो बस अब इस लेवल के लोग जो है उसको अफोर्ड कर पाएंगे। जब पहले 40 का था तो इस पूरे लेवल के लोग अफोर्ड कर पाते, लेकिन वहीं अगर उस सामान का दाम घट जाता है और 20 रुपया हो जाता है 40 से, तो हम क्या देखेंगे कि ये 60 और 40 अफोर्ड कर पाने वाले 20 तो अफोर्ड कर पाएंगे, लेकिन अब जो है ज्यादा लोग उस सामान को अफोर्ड कर पाएंगे, क्योंकि पहले जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, जो 20 का सामान ही अफोर्ड कर पा रहे थे, अब वो भी उस सामान को अफोर्ड कर पाएंगे। तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, उसका डिमांड बढ़ जाएगा, बिकॉज अफोर्डेबिलिटी बढ़ जाएगा लोगों के बीच। तो जब भी किसी सामान का प्राइस बढ़ता हुआ दिखता है ऑटोमेटिकली जो है उसका डिमांड क्या होता है, उसका डिमांड घट जाता है। एंड जब भी किसी प्राइस का डिमांड हमें घटता हुआ दिखता है तो ऑटोमेटिकली उस सामान का जो प्राइस है, सॉरी, जब भी किसी सामान का प्राइस घटता हुआ दिखता है उस सामान का डिमांड जो है वो बढ़ता हुआ दिखता है। इसी सिद्धांत को, इसी लॉ को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं लॉ ऑफ डिमांड। और इस रिलेशन को, जब एक बढ़ रहा है दूसरा घट रहा है, एक घट रहा है दूसरा बढ़ रहा है, तो इस रिलेशन को हम क्या कहते हैं, इस रिलेशन को हम कहते हैं
इनवर्स रिलेशन। ठीक है, यानी कि ये जो ग्राफ होगा ये नीचे की ओर जाएगा। जब भी हमें दिख रहा है कि जब प्राइस जैसे जैसे घट रहा है वैसे वैसे डिमांड क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो ये जो ग्राफ है ये क्या बनाएगा, जैसे प्राइस घट गया, ठीक है, पहले यहां पर था अब यहां पर आ गया, वैसे ही पहले डिमांड कहां पर था, यहां पर था, अब बढ़ के कहां चला गया, जैसे ही प्राइस घट के यहां पर आ गया डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ के राइटवर्ड शिफ्ट कर गया। तो इसी को हम कहते हैं क्या, इसी को हम कहते हैं लॉ ऑफ डिमांड। बेसिकली यहां प्राइस होता है एंड यहां पर डिमांड होता है, इसी को हम कहते हैं लॉ ऑफ डिमांड, जो कि इनवर्स रिलेशनशिप शो करता है। और आपने मैथ में पढ़ा होगा इनवर्स रिलेशनशिप का क्या मतलब है। इसका मतलब होता है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जब एक बढ़ता है तो दूसरा घटता है। इसी को हम ऐसे भी कर सकते हैं, प्राइस जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिमांड से, यानी कि जब प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड घट रहा है एंड जब प्राइस घट रहा है तो डिमांड बढ़ रहा है। और ये जो ग्राफ है ऐसे बनेगा। ठीक है, पहले जो था, पहले यहां पर था जहां पर प्राइस ज्यादा था, अब जैसे ही प्राइस घट गया और नीचे आ गया ऑटोमेटिकली क्या हुआ, डिमांड जो है वो बढ़ गया, डिमांड राइटवर्ड शिफ्ट कर गया, बढ़ गया। इसी को हम कहते हैं लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, बट अच्छा, कुछ कैचेस है, कुछ बट्स है इसमें। ठीक है, कुछ एक्सेप्शंस है जिन पे जाने से पहले एक बार अब हम लॉ ऑफ सप्लाई समझ लेते हैं। तो लॉ ऑफ सप्लाई क्या होता है, सेम वैसा ही ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, लॉ ऑफ सप्लाई में हम ये देखते हैं कि जब भी किसी सामान का जब प्राइस बढ़ता है तो उसका सप्लाई भी बढ़ेगा। आप सब दुकान जाते होंगे, ठीक है, जब आप दुकान जाते हो और आपने उसे जनरली जब दुकानदार को आपने कहा कि मुझे एक शर्ट दिखाइए, तो उनका क्या कोशिश रहता है, कौन सा सामान पहले आपको दिखाने का या बेचने का, वो जो सस्ता हो जिसपे उसका प्रॉफिट कम हो, या वो सामान जो महंगा हो जिसपे उसका प्रॉफिट ज्यादा हो। ऑटोमेटिकली वो सबसे पहले आपको, बिकॉज आपने स्पेसिफाइड जब बजट नहीं बताया है तो आपको महंगा सामान ही बेचने का कोशिश करेगा। ठीक है, क्यों, वो आप यहाँ क्यों, क्योंकि उसमें उसका प्राइस ज्यादा है तो उसमें उसका प्रॉफिट भी ज्यादा होगा। 100 का 10% और 1000 के 10% में अंतर होता है। ठीक है, बिल्कुल उसी तरह वो 200 के 300 की जगह 2000 4000 का शर्ट आपको दिखाएगा जिसमें उसके प्रॉफिट ज्यादा होंगे। तो ज्यादा प्रॉफिट के चलते जब भी किसी सामान का प्राइस बढ़ता है उससे रिलेटेड प्रॉफिट भी बढ़ जाता है। तो दुकानदार जो होता है, सेलर्स या सप्लायर्स जो होते हैं, उनका कोशिश ही यही रहता है कि वो ज्यादा आपको वही सामान जिसका प्राइस ज्यादा है वो आपको सप्लाई दे सके, ताकि इससे उसका प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाए। ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि जब भी किसी सामान का प्राइस बढ़ जाएगा ऑटोमेटिकली उस सामान से होने वाला आमदनी बढ़ जाएगा दुकान का, एंड वो जो है ज्यादा उसका सप्लाई आपको प्रोवाइड करेगा। ठीक है, वैसे ही जब भी किसी सामान का प्राइस घट जाएगा उस पे जो उसका आमदनी हो रहा है, उस सामान के सेल पे उसका जो प्रॉफिट हो रहा है, जो उसका इनकम हो रहा है वो भी घट जाएगा। तो ऑटोमेटिकली उसका टेंडेंसी यही रहेगा कि उसका सप्लाई भी घटा दे, बिकॉज यहाँ पर क्या हो रहा है, उसके प्रोडक्शन में, जनरेशन में उसको कॉस्ट तो पड़ रहा है लेकिन उसका बिकॉज प्राइस घट गया मार्केट में तो ऑटोमेटिकली उसमें उसका उतना फायदा नहीं हो रहा है। तो इंस्टेड ऑफ सेलिंग दिस वो एक ऐसा सामान बेचेगा जिसका प्राइस ज्यादा हो, जिसपे उसको ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी मिले। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ सप्लाई। एंड जब हम मैथ्स में देखते हैं कि किसी एक सामान का जो है दाम बढ़ता है तो दूसरे सामान का भी दाम बढ़ता है, या एक सामान, एक चीज घटता है तो दूसरा भी घटता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं डायरेक्टली रिलेटेड, या फिर इसी को हम जो है डायरेक्टली जो है हाँ सप्लाई है ना, हाँ डिमांड नहीं सप्लाई है, इसी को हम बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यही चीज जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल था और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, यानी कि जब भी किसी चीज का प्राइस जो है ठीक है, जैसे ही किसी चीज का प्राइस बढ़ा ऑटोमेटिकली, पहले यहां पर था तो सप्लाई कहां था, यहां पर था, अब जैसे उसका जो प्राइस है बढ़ के यहां पहुंच गया, ठीक है, हमें क्या देखने को मिलता है, उसका सप्लाई भी राइटवर्ड शिफ्ट किया, यानी कि सप्लाई बढ़ गया। तो वहां हमें लॉ ऑफ डिमांड हमने क्या देखा कि जैसे ही प्राइस घट रहा था डिमांड बढ़ रहा था, यहां हम क्या देख रहे हैं, जब प्राइस बढ़ रहा है तब सप्लाई बढ़ रहा है। तो यानी कि लॉ ऑफ डिमांड जो कि इनवर्सली रिलेटेड था, वहीं पर लॉ ऑफ सप्लाई डायरेक्टली रिलेटेड है। उसमें डाउनवर्ड्स जो है आता हुआ हमें जो ग्राफ देखने को मिल रहा था, और यहाँ प्रोग्रेसिव यानी कि ऊपर की तरफ जाता हुआ हमें ग्राफ देखने को मिलता है। इसे डायरेक्टली रिलेटेड या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहते हैं। यहाँ एक सामान का प्राइस बढ़ता है तो उसका अवेलेबिलिटी या फिर सप्लाई जो है मार्केट में वो भी बढ़ता है, और उसका जब प्राइस घटेगा तो ऑटोमेटिकली लोग उसको बेचना अवॉइड करेंगे क्योंकि उससे उसका ज्यादा प्रॉफिट होगा नहीं। ठीक है, सस्ते में भी कराया तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, उसका सप्लाई भी घट जाएगा। ठीक है,
तो यही चीज है लॉ ऑफ सप्लाई। अब हम बात करते हैं कुछ बट्स के बारे में, बिकॉज आपको याद होगा उस वक्त मैंने बट कहा था, ठीक है। तो इनसे रिलेटेड कुछ एक्सेप्शंस है। क्या एक्सेप्शंस है? लॉ ऑफ डिमांड एंड लॉ ऑफ सप्लाई तभी काम करेगा जब आप किसके बारे में बात करोगे, आप प्राइस को चेंज करोगे एंड डिमांड एंड सप्लाई ऑटोमेटिकली उसके आधार पे चेंज होगा। यहां दोनों ही केसेस में हमने क्या देखा? इन दोनों ही केसेस में हमने ये देखा कि जब प्राइस बढ़ रहा था तो डिमांड उसके साथ साथ घट गया, और जब प्राइस, और ये हो गया लॉ ऑफ डिमांड में। एंड लॉ ऑफ सप्लाई में हमने क्या देखा कि जब प्राइस बढ़ा तो सप्लाई भी उसके साथ बढ़ गया। यहाँ डिमांड एंड सप्लाई जो है कोरिलेट किसके साथ कर रहा है, किसके अनुसार खुद को जो है रेगुलेट कर रहा है, प्राइस के अनुसार खुद को रेगुलेट कर रहा है। तो हम यहाँ प्राइस को ऊपर या नीचे कर रहे हैं, डिमांड एंड सप्लाई प्राइस का अकॉर्डिंगली खुद को ऑटोमेटिकली ऊपर या नीचे कर रहा है। बट क्या हो अगर हम प्राइस को ऊपर या नीचे ना करके सप्लाई एंड डिमांड को ऊपर या नीचे करें, तो हमें उल्टा देखने को मिलेगा। आपको याद होगा कि जब हमने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा था, ठीक है, जब हमने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा था तो हमारा कौन सा ग्राफ था? हमारा ग्राफ जो है वो नीचे की ओर जाते हुए बना था, ठीक है। और वो कब हो रहा था? जब हमने प्राइस को कंट्रोल किया था, ऊपर या नीचे किया था, प्राइस को नीचे किया था, एंड डिमांड जो है वो उसके अकॉर्डिंगली जो है बढ़ गया था। किस और सामान्य सा बात है ना, उतना ज्यादा आपको थ्योरेटिकली या फिर लॉजिकली जाना भी नहीं है। सिंपली सोचो, मार्केट को ध्यान में रखकर किसी भी चीज का जब प्राइस घटेगा ऑटोमेटिकली उसका डिमांड बढ़ जाता है, ठीक है। लेकिन अगर इसको उल्टा कर दो, यहां पर प्राइस को हम चेंज कर रहे हैं और डिमांड उसके अकॉर्डिंगली घट रहा है। लेकिन क्या हो अगर हम इसको उल्टा करते, यानी कि हम डिमांड को ऊपर या नीचे करें एंड प्राइस उसके अनुसार कैसे चेंजेस शो करेंगे? जरा सोचिए, अगर हम प्राइस को नीचे करते हैं तो डिमांड बढ़ता है, प्राइस को ऊपर करते हैं तो डिमांड घटता है। तो यहां पर हमें यह देखने को मिल रहा है। लेकिन क्या हो अगर हम डिमांड को बढ़ा दें, किसी भी चीज का मार्केट में जब डिमांड बढ़ जाए तो उसका प्राइस घटेगा कि बढ़ेगा? उसका प्राइस बढ़ेगा, ठीक है। जब भी अगर इसको ही हम उल्टा कर देते हैं, सेकेंड, इसी को अगर हम उल्टा कर दें तो हमें यह देखने को मिलेगा कि जैसे ही प्राइस बढ़ रहा है, यानी जैसे ही डिमांड बढ़ रहा है ऑटोमेटिकली मार्केट में उस चीज का प्राइस क्या होगा? वो भी बढ़ेगा। और जैसे ही डिमांड घटेगा ऑटोमेटिकली मार्केट में क्या होता है? प्राइस उस चीज का घट जाता है। वो अभी सब बात है ना, जिस चीज का मार्केट में डिमांड ज्यादा है उसका भाव तो ज्यादा होगा, उसका वैल्यू भी ज्यादा होगा, तो उसका प्राइस ऑटोमेटिकली ज्यादा होगा। और जैसे ही किसी चीज का डिमांड जो है मार्केट में घट गया तो उसका प्राइस क्या होगा? वो भी घट जाएगा। अब जरा याद करिए, हमने लॉ ऑफ डिमांड में क्या पढ़ा था? लॉ ऑफ डिमांड भी क्या है? प्राइस एंड डिमांड के बीच ही का तो रिलेशन है। लेकिन वो कैसा रिलेशन शो कर रहा था? वो इनवर्स रिलेशन शो कर रहा था। जब प्राइस बढ़ रहा था तो डिमांड घट रहा था, एंड जब डिमांड घट रहा था तो प्राइस बढ़ रहा था। यहां पर जब हमने उल्टा कर दिया तो वही सेम डिमांड एंड प्राइस का जो रिलेशन है वो क्या हो गया? उल्टा रिलेशन शो कर रहा है। अब जैसे ही डिमांड बढ़ रहा है प्राइस बढ़ेगा उस सामान का, और जैसे ही मार्केट में उस चीज का डिमांड घट जाएगा उस सामान का प्राइस भी घट जाएगा। तो हमें यह समझ में आता है कि लॉ ऑफ डिमांड का जो इनवर्स रिलेशनशिप है वो तभी सेटिस्फाई करेगा जब हम प्राइस को चेंज करें एंड डिमांड उसके अनुसार खुद को चेंज करें। लेकिन अगर इसी को हम उल्टा कर दें और डिमांड को चेंज करें और प्राइस उसके अनुसार खुद को चेंज कर रहा है, अगर ऐसा सर्कमस्टांस, ऐसा सिचुएशन हो, तो इस केस में लॉ ऑफ डिमांड सेटिस्फाई नहीं करेगा। उस वक्त जो रिलेशन रहेगा वो इनवर्स ना होकर वो डायरेक्ट हो जाएगा, बिकॉज एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, ठीक है। जबकि हमने क्या देखा था लॉ ऑफ डिमांड में? हमने लॉ ऑफ डिमांड में ये देखा था कि जब प्राइस बढ़ रहा था तो डिमांड घट रहा था। अब हम क्या देख रहे हैं कि जब डिमांड बढ़ रहा है तो प्राइस भी बढ़ रहा है। सो अगर एग्जाम में आपका क्वेश्चन आता है और प्राइस एंड डिमांड के बीच का रिलेशन शो करने बोलता है तो आपको हमेशा ये चीज ध्यान में रखना है कि आपका लॉ ऑफ डिमांड और इनवर्स रिलेशनशिप, ये दोनों चीज तभी एप्लीकेबल होंगे जब प्राइस को चेंज किया जा रहा है और डिमांड उसके अनुसार चेंज हो रहा है, तब वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। लेकिन अगर क्वेश्चन के लैंग्वेज के अकॉर्डिंगली वो डिमांड को ऊपर या नीचे कर रहा है एंड प्राइस उसके अनुसार खुद को चेंज कर रहा है, तो वैसे में लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होगा, बिकॉज वैसे में इनवर्स रिलेशनशिप नहीं, डायरेक्ट रिलेशनशिप देखने को मिलेगा। क्योंकि जब किसी चीज का डिमांड बढ़ेगा मार्केट में तो उसका प्राइस भी बढ़ेगा, ठीक है। सो ये था छोटा सा कैच, एक छोटा सा बट था। क्योंकि लोग क्या होता है, डिमांड एंड सप्लाई का जिक्र देख के ये सोच लेते हैं कि यहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड का बात हो रहा है एंड होगा इनवर्स रिलेशनशिप, बट ऐसा होता नहीं है। बिकॉज कई बार कंफ्यूज करने के लिए प्राइस को जो है चेंज ना करके वो डिमांड को चेंज करता है एंड प्राइस का सिचुएशन जो है या प्राइस में चेंज जो है उसको पूछता है। ऐसे केस में इनवर्स रिलेशनशिप नहीं होगा,
डायरेक्ट रिलेशनशिप होगा। यानी कि ऐसे केस में जब डिमांड बढ़ेगा तो प्राइस घटेगा नहीं, प्राइस भी बढ़ेगा, और जब भी डिमांड बढ़ता है प्राइस भी बढ़ता है, जब भी डिमांड घटता है तो प्राइस भी घटता है। तो यहां पर हमारा लॉ ऑफ डिमांड सेटिस्फाई नहीं होगा। लॉ ऑफ डिमांड सेटिस्फाई तभी होगा अगर हम प्राइस को चेंज करें एंड डिमांड उसके अनुसार चेंज हो। प्राइस को बढ़ाएंगे तो डिमांड घटेगा एंड प्राइस को घटाएंगे तो डिमांड बढ़ेगा, तब इनवर्स रिलेशनशिप हमें देखने को मिलेगा, तब ग्राफ जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग रहेगा एंड तभी जो है लॉ ऑफ डिमांड भी एप्लीकेबल होगा। लेकिन जस्ट बिकॉज यहाँ डिमांड एंड प्राइस है, बट क्योंकि हम यहाँ डिमांड को चेंज कर रहे हैं एंड प्राइस उसका अकॉर्डिंगली खुद को चेंज कर रहा है, यहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड एंड उसका इनवर्स रिलेशनशिप एप्लीकेबल नहीं है। यहाँ पर हमें डायरेक्ट रिलेशनशिप देखने को मिलेगा। ठीक है, अब सेम चीज हम लोग बात करते हैं लॉ ऑफ सप्लाई के बारे में। ठीक है, सो हमने लॉ ऑफ सप्लाई में क्या देखा था? हमने लॉ ऑफ सप्लाई में ये देखा था कि जब भी किसी चीज का प्राइस बढ़ रहा था उसका सप्लाई भी मार्केट में बढ़ रहा था, और जब भी किसी चीज का प्राइस घट रहा था उसका सप्लाई भी घट रहा था। तो हमने यहाँ पर डायरेक्ट रिलेशनशिप जो है वो देखा था, हमने ऊपर जाता हुआ अपवर्ड स्लोपिंग ग्राफ हमने देखा था। ठीक है, बट इसी चीज को उल्टा कर देता, अगर यहां भी वही बट है। ठीक है, बट क्या हो अगर सेम उस लॉ ऑफ डिमांड पे जो एक्सेप्शन का हमने बात किया सेम यहां भी हो, यहां भी प्राइस का अकॉर्डिंगली जब सप्लाई को हम लोग देख रहे थे तब हमें डायरेक्ट रिलेशनशिप शो कर रहा था। लेकिन क्या हो अगर हम प्राइस को ना चेंज करके सप्लाई को चेंज करें और उसके अनुसार जो है प्राइस खुद को कंट्रोल करे, रेगुलेट करे, तब क्या हो? ऐसे केस में हम ये देखेंगे कि जैसे ही किसी चीज का मार्केट में जो सप्लाई है वो बढ़ जाता है तो ऑटोमेटिकली उस चीज का जो प्राइस है वो क्या होता है? घट जाता है। एंड जैसे ही किसी चीज का सप्लाई घट जाता है तो उस चीज का प्राइस क्या होता है? बढ़ जाता है। अगेन पिछले बार हमने देखा था कि लॉ ऑफ सप्लाई में जैसे ही किसी चीज का प्राइस बढ़ गया उसका सप्लाई बढ़ गया, और उसका प्राइस घट गया तो सप्लाई भी घट गया। तो यहां पर डायरेक्ट रिलेशनशिप जो है वो सेटिस्फाई हो रहा था अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ सप्लाई। लेकिन जब भी हम प्राइस के जगह सप्लाई को बदलें और प्राइस उसके अकॉर्डिंगली सप्लाई के अकॉर्डिंगली खुद को मतलब जो है निर्धारित करे, रेगुलेट करे, ऐसे केस में हम देखेंगे कि लॉ ऑफ सप्लाई एप्लीकेबल नहीं होगा। बिकॉज यहां पर देन डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं, यहां पर हमें इनवर्स रिलेशनशिप देखने को मिलेगा, क्योंकि एक बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है, और एक घट रहा है तो दूसरा क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। सो यहां से हमने क्या जाना? यहां से हम एक चीज जाना हमने कि जब लॉ ऑफ डिमांड होता है तो यानी कि प्राइस बढ़ता है तो डिमांड घटता है, एंड प्राइस घटता है तो डिमांड बढ़ता है। एंड लॉ ऑफ सप्लाई में प्राइस बढ़ता है तो सप्लाई बढ़ता है, एंड प्राइस घटता है तो सप्लाई घटता है। लेकिन ये लॉ ऑफ डिमांड जो कि इनवर्स रिलेशन शो करता है, एंड लॉ ऑफ सप्लाई जो कि डायरेक्ट रिलेशन शो करता है, ये दोनों तभी एप्लीकेबल होंगे जब प्राइस को चेंज किया जाएगा एंड डिमांड एंड सप्लाई उसका अकॉर्डिंगली खुद को कंट्रोल करेंगे। लेकिन तब क्या होगा? जब प्राइस के जगह हम सप्लाई एंड डिमांड को ऊपर या नीचे करें एंड प्राइस उसके जगह खुद को कंट्रोल करे या रेगुलेट करे। ऐसे केस में लॉ ऑफ सप्लाई एंड लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होंगे, और ऐसे केस में जहां डायरेक्ट शो हो रहा था वहां इनवर्स रिलेशन शो होगा, और जहां इनवर्स शो हो रहा था वहां डायरेक्ट रिलेशन शो होगा, यानी कि सब कुछ उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो वही चीज है। अब अगर आप ये समझ चुके हो तो आप लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई एंड इनसे रिलेटेड जो छोटे मोटे मिसकंसेप्शंस होते हैं उनको भी आप समझ चुके हो। तो दैट वाज लॉ ऑफ डिमांड एंड लॉ ऑफ सप्लाई। लॉ ऑफ डिमांड ये कहता है कि जब भी किसी चीज का जो है ना, बेसिकली स्टेट्स दैट द क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट डिमांडेड इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये कैसे प्रोपोर्शनल होते हैं? ये जो होते हैं ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि डाउनवर्ड ग्राफ देखने को मिलता है, इनवर्स ग्राफ देखने को मिलता है। ठीक है, बशर्ते प्राइस चेंज होना चाहिए एंड उसके अकॉर्डिंगली डिमांड जो है वो घटेगा या बढ़ेगा। लेकिन वही चीज अगर डिमांड चेंज हो रहा है और प्राइस उसके अनुसार खुद को रेगुलेट कर रहा है तब लेकिन यहाँ लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होगा, तब वो अपवर्ड स्लोप हमें शो करेगा, वो डायरेक्ट रिलेशनशिप शो करेगा। ठीक है, एंड लॉ ऑफ सप्लाई ये कहता है कि जैसे ही किसी प्राइस का दाम, मतलब किसी सामान का जो प्राइस है, दाम है, वो बढ़ जाता है, उस चीज का सप्लाई बढ़ जाएगा मार्केट में, एंड किसी सामान का जो प्राइस है वो घट जाता है, उस सामान का जो सप्लाई है वो घट जाएगा मार्केट में। एंड अगेन ये चीज उल्टा हो जाएगा अगर प्राइस के जगह सप्लाई जो है
वो बढ़े या घटे एंड प्राइस उसको खुद को कंट्रोल करे उसके अनुसार, तो ऐसे केस में डायरेक्ट की जगह इनवर्स हो जाएगा। ये चीज लॉ ऑफ सप्लाई बोलता है। तो वही चीज है जो हमने अभी ऑलरेडी देखा, ग्राफ्स के थ्रू समझा। अब हम समझते हैं गुड्स एंड सर्विसेज। तो बेसिकली गुड्स क्या होते हैं? वो टेंजिबल्स होते हैं जिनको छू सकते हैं, एंड साथ ही साथ वो विजिबल्स होते हैं जिनको देख सकते हैं। ठीक है, सर्विसेज क्या होते हैं? वो इनटेंजिबल्स होते हैं बिकॉज उनको हम लोग छू नहीं सकते, एंड साथ ही साथ वो इनविजिबल्स होते हैं बिकॉज उनको देख नहीं सकते। तो कितने प्रकार के गुड्स होते हैं? अभी हम समझते हैं गुड्स, तो गुड्स क्या होते हैं वो तो समझ गए। अब देखते हैं कि कितने प्रकार के, कितने टाइप्स के गुड्स होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला आता है नॉर्मल गुड्स। ठीक है, ये वो सामान है जब आपका इनकम बढ़ता है तो आपका जो डिमांड है इन सामानों के प्रति वो भी बढ़ता है। जैसे कि कपड़े, जब किसी इंसान के मतलब इनकम कम होगा तो उसके वार्डरोब में हमें कम कपड़ा मिलेगा। जैसे ही उस इंसान का जो डिमांड मतलब क्या बोले इनकम है वो बढ़ता जाएगा, उसके वार्डरोब में ज्यादा जो है कपड़े हमें देखने को मिलेंगे। तो ये होते हैं नॉर्मल गुड्स। सिंपल भाषा में नॉर्मल गुड्स में डायरेक्ट रिलेशन शो करता हुआ मिलता है किसके किसके बीच? कपड़ों के बीच, मतलब सॉरी कमोडिटीज के बीच, गुड्स के बीच एंड आपके इनकम के बीच। आपका इनकम बढ़ेगा तो आपका जो डिमांड है इन नॉर्मल गुड्स को खरीदने का ये भी बढ़ेगा, एंड जब आपका इनकम घटेगा तो ऑटोमेटिकली आप ज्यादा ये सामान नहीं खरीद पाएंगे, तो नॉर्मल गुड्स के प्रति आपका जो डिमांड है, जो आपका रुझाव है वो भी क्या हो जाएगा? घटता हुआ दिखेगा। ठीक है, तो इस टाइप का जो रिलेशन शो हमें जहां पर देखने को मिलता है इनकम एंड डिमांड के साथ इन गुड्स का, उसे हम क्या कहते हैं? नॉर्मल गुड्स कहते हैं। फिर आते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंड सब्स्टिट्यूट गुड्स जो है उसके लिए वापस से मुझे ब्लैंक स्क्रीन चाहिए होगा। ओके, यही हो जाएगा। सो बेसिकली लेट्स से दो प्रकार के सामान है। ठीक है, ए एंड बी। अब कॉम्प्लीमेंट्री मतलब होता है साथ में, फ्री, जो बोलते हैं ना कि दिस थिंग इज कॉम्प्लीमेंटिंग यू। ठीक है, मतलब क्या कि शोभा बढ़ाना। तो जो हम पहले देखते थे ना कि किसी सामान के साथ कोई दूसरा सामान फ्री में मिलता था तो उसे कॉम्प्लीमेंट्री गुड कहा जाता है। यानी कि फ्री का सामान, फ्री का माल जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री गुड कहलाता है। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड यानी कि जैसे बबल गम वगैरह होते थे, बिग बबल होते थे, या फिर बूमर वगैरह जो आते थे पहले। ठीक है, उसके साथ हमें क्या देखने को मिलता था कि फ्री में स्टिकर्स मिलते थे। तो ये जो फ्री में स्टिकर्स मिल रहा है ये वो सामान के साथ मिल रहा है, इसके लिए अलग से पे नहीं करना पड़ रहा है, तो कॉम्प्लीमेंट्री है। फोन के साथ अगर चार्जर आपको फ्री में मिल रहा है वो कॉम्प्लीमेंट्री है। ठीक है, लैपटॉप के साथ आपको बैग जो है वो आपको फ्री में मिल रहा है, अलग से पे नहीं करना पड़ रहा है, खरीदना नहीं पड़ रहा है, तो ऐसे में क्या होगा? वो चीज कॉम्प्लीमेंट्री है। यानी कि बी जो है वो ए के साथ मिल रहा है। अब बी को अलग से नहीं आपको खरीदना पड़ेगा, आप ए को खरीद रहे हो और बी आपको साथ में मिल रहा है। ये किस लिए किया जाता है? ए का डिमांड बढ़ाने के लिए, क्योंकि ताकि यहाँ पर जो लोग हैं, जो कस्टमर्स हैं, उनको ऐसा लगे कि हमको उतना ही पे करके अगर ज्यादा मिल रहा है तो क्यों ना इसे खरीदा जाए। यही चीज लोगों को जो है एक विक्ट्री का जो फील दिलाता है, जो कस्टमर्स उसको एक विक्ट्री का फील दिलाता है कि उन्हें कम पे करके ज्यादा का बेनिफिट मिल रहा है। तो ऐसे सामान को कॉम्प्लीमेंट्री गुड कहा जाता है। और इन कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का जो ये कंसेप्ट, इसको डिजाइन ही इसलिए किया गया था, मार्केट में कोई एक ऐसा सामान है जिसका सेल कम है, उसका सेल बढ़ाना है, तो उसके साथ अगर हम फ्री के दो चार सामान जोड़ दें जो कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होंगे तो ऑटोमेटिकली ए को इंसान ज्यादा खरीदेंगे, ताकि बी मतलब बी जो है वो भी उनको विदाउट कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाए। ठीक है, तो ऐसे सामान को कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कहते हैं। यानी कि जब एक सामान दूसरे के साथ फ्री में मिले तो जो सामान फ्री में मिल रहा है वो एक कॉम्प्लीमेंट्री गुड होता है। तो यहां पर अगर ए के साथ, ए को खरीदने पर आपको बी भी मिल रहा है तो बी क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री गुड है। तो हमें क्या देखने को मिलेगा कि लेट से अगर ए का प्राइस बढ़ जाता है तो ए का डिमांड क्या होगा? घट जाएगा। लॉ ऑफ डिमांड तो यही कहता है ना कि अगर हम ए का प्राइस बढ़ा दें, क्योंकि ए को ही तो खरीद रहे हैं, अभी तो उसके साथ में मिल रहा है, तो अगर हम ए का प्राइस बढ़ा दें तो ए का जो डिमांड है मार्केट में वो क्या हो जाएगा? घट जाएगा। अब अगर ए का डिमांड घट जाएगा तो बी का डिमांड क्या होगा? बी का भी डिमांड घट जाएगा, बिकॉज एट द एंड तो बी को ए के साथ ही खरीदा जा रहा है। ठीक है, अगर फोन का डिमांड घट गया तो उस फोन के चार्जर का भी डिमांड घट जाएगा, ऑब्वियस सा बात है। ठीक है, अब ऐसा तो है नहीं कि आप दुकान जाओगे, आप बोलो कि नहीं मुझे ए नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ बी दे दो, तो वो तो नहीं देगा ना, बिकॉज वो तो बी देगा आपको ए के साथ ही, वो तो उसके साथ मिल रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री है।
आप बिग बबल मतलब ये बिग बबल खरीदने के लिए जाते हो एंड वहां पर आप बोलते हो कि नहीं आपको बिग बबल नहीं चाहिए, आपको उसका स्टिकर ही आपको दे दो, तो आपको नहीं देगा, ऑब्वियस सा बात है, क्योंकि जितने पीसेस होते हैं ए के उतने ही पीसेस होंगे बी के, तो ऑब्वियस सा बात है आप ए खरीदोगे उसके लिए पे करोगे तो आपको बी फ्री में मिल जाएगा, आप बी को अलग से तो नहीं खरीद सकते, यहाँ पर बी तो कॉम्प्लीमेंट्री है जो ए के साथ मिल रहा है, तो जब ए का प्राइस बढ़ जाएगा तो ए का डिमांड घट जाएगा, और क्योंकि बी को ए के साथ ही खरीदा जा रहा है तो जब इसके पीसेस कम बिकेंगे डिमांड घट जाएगा, तो इसके भी तो पीसेस कम बिकेंगे, इसका भी तो डिमांड घट जाएगा ना, बिकॉज इनके पीसेस तो इसके साथ ही बिक रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे में हमें क्या देखने को मिलता है, ऐसे में हमें यह देखने को मिलता है कंप्लीमेंट्री गुड्स के केसेस में, ठीक है, कि जब प्राइस ऑफ वन गुड इंक्रीजेस, तो क्या होता है, जैसे ही ए का प्राइस जो है इंक्रीज हो गया, ऑटोमेटिकली द डिमांड फॉर दिस गुड्स यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, यहां बी का बात हो रहा है, वो डिक्रीजेस। हमने यहां पर वही देखा कि जब प्राइस जो है एक गुड का ए का बढ़ गया तो जो डिमांड है बी का जो कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड है उसका क्या हुआ, डिमांड घट गया। सेम यहां भी लिखा हुआ है द प्राइस ऑफ वन गुड इंक्रीजेस, तो ऑटोमेटिकली द डिमांड फॉर द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स डिक्रीजेस, ठीक है। और ये रिलेशन कैसे सेटिस्फाई करता है वो मैंने आपको समझा दिया, क्योंकि जब किसी सामान का प्राइस बढ़ जाएगा तो उसका डिमांड घट जाएगा, तो उसके साथ जो सामान आपको मिल रहा है, ठीक है, उस चीज के साथ वो चीज क्या होगा, वो भी तो घट जाएगा, क्योंकि एक सामान नहीं बिक रहा है तो उसके साथ बिकने वाला सामान कैसे बिकेगा, वो अलग से थोड़ी बिक रहा है, ठीक है। इसका डिमांड जब घट जाएगा तो उसका भी तो डिमांड घट जाएगा ना, जब इसके पीसेस कम बिकेंगे क्योंकि प्राइस बढ़ गया, अब ज्यादा लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे, इसके पीसेस कम बिक रहे हैं, तो इसके साथ जो सामान आपको फ्री में मिल रहा था उसका भी तो डिमांड घट जाएगा, वो उसके पीसेस भी तो कम बिकेंगे। तो ये है एक्सप्लेनेशन किसका, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का। तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब ही होता है किसी का शोभा बढ़ाना। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो गुड्स होता है जिसको फ्री में दिया जाता है किसी दूसरे सामान के साथ, उस सामान का शोभा बढ़ाने के लिए, उसका सेल्स को बढ़ाने के लिए। अब हम बात करते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स का। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स जो है, सब्स्टिट्यूट गुड्स को जो है सप्लीमेंट्री गुड्स भी कहा जाता है, ठीक है। दोनों के नाम से ही आपको उसका मतलब समझा देते हैं। तो जो सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है, अगर आप कोई टीम स्पोर्ट खेले हैं तो आपको पता होगा कि जैसे कि 11 लोग क्रिकेट मैच खेल रहे हैं लेकिन 3-4 लोग और जो है उनको बेंच्ड प्लेयर्स कहते हैं, जिनको बेंच में बैठाया जाता है कि अगर कोई प्लेयर जो है वो जख्मी हो जाता है तब उसको लाया जाएगा, तो इसे सब्स्टिट्यूट कहा जाता है। उन प्लेयर्स को बेंच प्लेयर्स के साथ साथ सब्स्टिट्यूट प्लेयर्स भी कहा जाता है। तो सब्स्टिट्यूट क्या होता है, जिसको किसी के स्थान पर इस्तेमाल कर, कॉम्प्लीमेंट्री में एक के साथ दूसरा मिल रहा था, सब्स्टिट्यूट में एक के जगह में दूसरा इस्तेमाल होगा, ठीक है। साथ में कंज्यूम नहीं किया जा रहा है या साथ में नहीं बेचा जा रहा है, या तो ये बिकेगा तो ये नहीं बिकेगा और ये बिकेगा तो ये नहीं बिकेगा। फॉर एग्जांपल आप मार्केट गए, अब कोई तो ऐसा होगा नहीं ना जो कि चाय और कॉफी दोनों ही साथ में पिए, और ऐसा बात है वो या तो चाय पिएगा या कॉफी पिएगा या तो मिल्क टी पिएगा या लेमन टी पिएगा, ठीक है, दोनों में से कोई एक पिएगा। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स या सप्लीमेंट्री गुड्स। सप्लीमेंट्री का भी यही मतलब है। अगर आप जिम गए होंगे तो आपका जो जिम का जो कोच होगा वो आपको जरूर सजेशन दिया होगा कि ये लीजिए सप्लीमेंट, इसे यूज करिए। तो सप्लीमेंट क्या होता है कि अगर आप डाइट अपना अच्छा सा नहीं ले पा रहे और उतना जो आपका रिक्वायरमेंट है आपके प्रोटीन्स का वो पूरा नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जिम करते हैं तो मसल्स फटते हैं, तो उसके रिपेयर के लिए वो जो रिक्वायरमेंट है प्रोटीन का वो आपको पूरा नहीं हो पा रहा है, तो उस क्योंकि आपको अच्छा खाना नहीं मिल रहा है, तो उस प्रोटीन के रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए जो कि डाइट से नहीं हो पा रहा है, तो एक अदर ऑप्शन, एक सप्लीमेंट, उस चीज को फुलफिल करने के लिए एक सप्लीमेंट, जहां डाइट के जगह आप दूसरे जगह से प्रोटीन ले सकते हो, उस रूप से आपको जो है वे प्रोटीन दिया जाता है, तो उसे हम सप्लीमेंट कहते हैं। तो सप्लीमेंट क्या होता है कि किसी भी चीज के कमी की वजह से जो रिक्त स्थान है उसको पूरा करने के लिए उसके जगह जब हम किसी चीज को इस्तेमाल करते हैं तो उसे सप्लीमेंट कहा जाता है। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स को सप्लीमेंट्री गुड्स भी कहा जाता है, बिकॉज इनको जो है किसी दूसरे गुड के स्थान में, किसी दूसरे गुड के जगह में इस्तेमाल किया जाता है। तो लेट्स से यहां पर दो सामान है ए एंड बी, ठीक है। अब कोई भी इंसान जो है वो या तो ए को यूज करता है या बी को यूज करता है, या बी को यूज करता है या ए को यूज करता है। लेट्स से किसी को शूज लेना है, ठीक है। अच्छा, शूज तो एक कोई इंसान अलग अलग टाइप के शौक होते हैं, उनके शूज के कलेक्शंस का भी शौक होता है, लेकिन लेट्स से कि उस इंसान को एक ही टाइप का शू लेना है, ठीक है, या फिर फोन लेना है या टेक्नोलॉजी लेना है, मतलब टेक्नोलॉजी बाय करना है, उसको फोन बाय करना है। अब उसका है कि या तो ये फोन लेगा या वो फोन लेगा, या एंड्रॉइड लेगा या iOS लेगा, दोनों में से कोई एक होगा। तो ऐसे केस में ए और बी क्या हो जाएंगे, एंड्रॉइड एंड iOS क्या हो जाएगा, एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट या सप्लीमेंट्री गुड हो जाएगा, ठीक है। ऐसे में जब ए का प्राइस बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली ए का डिमांड क्या हो जाएगा, घट जाएगा। जब भी ए का प्राइस बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली ए का डिमांड घट जाएगा, और जब ए का डिमांड घट जाएगा तो इसके जगह जो लोग कभी ए को यूज करते थे अब वो क्या यूज करेंगे, वो अब बी को यूज करने लगेंगे, बिकॉज ए का प्राइस बढ़ने की वजह से अब लोग उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे,
बट लोगों को तो यूज करना है, तो वो कौन सा यूज करेंगे? अब ऑटोमेटिकली लोग शिफ्ट होने लग जाएंगे यहीं पर, ठीक है। जैसे कि जब अब देखिए ना, कुछ दिन पहले जैसे कि जियो जो है अपने जो सर्विसेज के जो कॉस्ट है उनको बढ़ा दिया, तो ऑटोमेटिकली लोग बीएसएनएल तरफ शिफ्ट होने लग गए। तो यहाँ पर जियो और बीएसएनएल क्या हो गया? सब्स्टिट्यूट या सप्लीमेंट्री गुड हो गया। तो जैसे ही एक का प्राइस बढ़ जाएगा उसका डिमांड घट जाएगा, और जब उसका डिमांड घट जाएगा तो उसका जो राइवल गुड है, ठीक है, उसका डिमांड बढ़ जाएगा, ठीक है। तो हमने कंप्लीमेंट्री गुड के केस में क्या देखा था? हमने कंप्लीमेंट्री गुड के केस में देखा था कि दोनों सामान को साथ में कंज्यूम किया जाता है, तो जब एक का प्राइस बढ़ जाएगा तो दूसरे का डिमांड घट जाएगा। लेकिन सब्स्टिट्यूट गुड्स में हमने क्या देखा? सब्स्टिट्यूट गुड्स में देखा कि दोनों कंपीटिंग गुड्स है, दोनों को साथ में कंज्यूम नहीं किया जा रहा है, या तो इसे किया जा रहा है तो इसे कंज्यूम नहीं किया जा रहा, या फिर इसे कंज्यूम किया जा रहा है तो इसे कंज्यूम नहीं किया जा रहा। ऐसे में जब एक सामान का दाम बढ़ जाएगा तो दूसरे सामान का डिमांड बढ़ जाएगा, बिकॉज उस सामान का डिमांड घट जाएगा। सो दैट वाज कंप्लीमेंट्री गुड एंड दैट वाज सब्स्टिट्यूट गुड, ठीक है। तो आपको तीनों समझ में आ गया होगा। नॉर्मल गुड्स का लेना देना इनकम के साथ है, जबकि कंप्लीमेंट्री एंड सब्स्टिट्यूट गुड्स का जो है उसका डिमांड का जो लेना देना है वो प्राइस के साथ है उस सामान का। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं सुपीरियर गुड्स, ठीक है। तो सुपीरियर गुड्स क्या होते हैं? अब कुछ ऐसे सामान होते हैं जिनका डायरेक्ट लेना देना जो रहता है ना वो आपके इनकम के साथ होता है, ठीक है। जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ेगा आप इन सामानों को ज्यादा खरीदने लगोगे, ऐसे सामान को सुपीरियर गुड कहते हैं। अब आपको कंफ्यूजन ये सोच के हो सकता है, अगर आप मन लगा के ध्यान दे रहे हो तो आपको कंफ्यूजन ये सोच के हो सकता है कि हमने नॉर्मल गुड्स में भी तो यही बताया था कि जब भी किसी सामान का आपका जब इनकम बढ़ेगा तो उस सामान के प्रति आपका जो डिमांड है वो भी बढ़ जाएगा, ठीक है। और यही चीज हमने जो सुपीरियर गुड्स है उसमें भी बताया कि जब आपका इनकम बढ़ेगा तो ये सामान आप ज्यादा खरीदने लगोगे, तो आपका इस सामान का जो डिमांड है वो भी बढ़ेगा। पर तो हमें एक फर्क है, ये फर्क है कि जो नॉर्मल गुड्स होते हैं वो नेसेसरी आइटम्स होते हैं, ठीक है, जिनके जो आपको डेली लाइफ में जरूरत है, जिनको आप अवॉइड नहीं कर सकते, ठीक है। ऐसे सामान का जब आपका इनकम बढ़े तो आगे सब आते हैं, आप अपने नेसेसरी आइटम्स को ज्यादा अफोर्ड कर पाओगे, तो आपका डिमांड भी बढ़ेगा उन चीजों का। जैसे कपड़ा, जिसका मैंने एग्जाम्पल लिया था, वो एक नेसेसरी आइटम है। बिल्कुल उसी तरह सुपीरियर गुड्स जो है वो एक लग्जरी आइटम होता है, इसका आपको कोई ऐसा जरूरत नहीं होता है कि इसके बिना आपका चलेगा नहीं, या आपका डेली आइटम भी नहीं होता है। जैसे कि अगर कोई इनसे इंसान का जो है उसका इनकम कम है तो शायद वो ऑल्टो यूज करे, लेकिन जैसे ही उसका इनकम बढ़ जाए तो वो किस तरफ चला जाए? वो फॉर्च्यूनर तरफ चल जाए, हो सकता है लेजेंडर ले ले। तो ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है यहाँ पर, उसको लेने का कोई जरूरत था क्या? क्या उसका ऑल्टो से काम नहीं चल रहा था? बिल्कुल चल रहा था। वो उसका कोई जरूरत का या रोजमर्रा का या डेली यूज का सामान नहीं है, वो एक लग्जरी आइटम है जिसे उसने लिया, जिसकी वजह से उसके लाइफ में कोई बदलाव नहीं आ रहा है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि उसके बिना उसका चल नहीं रहा था, वो कोई नेसेसरी आइटम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें यह देखने को मिलता है कि लग्जरी गुड्स के केसेस में, नॉर्मल गुड्स के केस में तो हम बेसिक नेसेसिटी आइटम्स को हम यूज कर रहे हैं, उसके बारे में बात कर रहे हैं, जैसे कपड़ा। लेकिन लग्जरी आइटम्स जो होते हैं, सुपीरियर गुड्स के केस में हम लग्जरी आइटम्स का बात कर रहे होते हैं कि जब कि आपका इनकम जो है बढ़ जाएगा, आपका आमदनी बढ़ जाएगा, आय बढ़ जाएगा, तो आप जो है बेटर लग्जरियस आइटम्स जो अफोर्ड कर पाएंगे। और जब आपका इनकम बढ़ जाएगा तो ऐसे जो लग्जरियस आइटम्स हैं जिनका आपके लिए डिमांड बढ़ जाएगा, वो चीजें सुपीरियर गुड्स कहलाएंगी। बिल्कुल उसी तरह जब आपका रुझाव जो है, झुकाव जो है, आपका इनकम बढ़ने की वजह से कुछ बेटर लग्जरी आइटम्स की तरफ जाएंगे, तो कुछ ऐसे भी सामान होंगे जिनको आप छोड़ोगे। आप ऐसा तो नहीं कि इसको भी कंज्यूम कर रहे हो उसको भी कर रहे हो। आप जब बेटर क्वालिटी का सामान जब आप लेने लग गए हो, उसको यूज कर रहे हो, तो किसी सामान का तो डिमांड कम होगा। किसी भी पॉपुलेशन में ज्यादातर लोगों का जब इनकम बढ़ेगा तो लग्जरी आइटम्स का डिमांड भी बढ़ेगा, लेकिन साथ साथ कुछ चीज का तो डिमांड भी घटेगा, ठीक है, जिसको आप लोग यूज नहीं करेंगे क्योंकि आप उससे बेटर वो अफोर्ड कर सकते हैं। तो ऐसे आइटम्स इंफीरियर गुड्स कहलाते हैं। इंफीरियर गुड्स वो कहलाते हैं जो जब आपका इनकम बढ़ता है तो इन सामान के प्रति आपका जो डिमांड है, रुझाव है, झुकाव है, वो घट जाता है, डिमांड घट जाता है इन सामान का। तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे इंफीरियर गुड कहते हैं। तो होप आपको सुपीरियर एंड इंफीरियर गुड समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं वेबलन गुड्स के बारे में एंड गिफिन गुड्स के बारे में। तो जो वेबलन गुड्स होते हैं वो एक प्रकार के सुपीरियर गुड्स ही होते हैं, यानी कि आपका इनकम बढ़ेगा तो ही आप इसे अफोर्ड कर पाएंगे। और जो गिफिन गुड्स होते हैं वो एक प्रकार के इंफीरियर गुड्स होते हैं, यानी कि अगेन जो है सेम टू सेम, आपका इनकम बढ़ेगा तो आप इसे अफोर्ड नहीं करोगे, ठीक है, आप इसे नहीं खरीदोगे, इसका डिमांड घट जाएगा। बशर्ते एक बदलाव हमें देखने को मिलता है, एक अंतर हमें देखने को मिलता है। इसका तो डायरेक्ट रिलेशनशिप इनकम के साथ है ही, लेकिन प्राइस के साथ भी है। होता क्या है कि वो सुपीरियर गुड्स जो लॉ ऑफ डिमांड को ना माने वो वेबलन गुड्स कहलाते हैं, एंड वो इंफीरियर गुड्स जो लॉ ऑफ डिमांड को ना माने वो गिफिन गुड्स कहलाते हैं। कैसे बताते हैं। तो होता क्या है, हमने लॉ ऑफ डिमांड में क्या समझा था
देखिए, इसको समझने से पहले आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि आप सुपीरियर गुड्स एंड इंफीरियर गुड्स को अच्छे से समझे हो एंड लॉ ऑफ डिमांड को भी अच्छे से समझे हो। बिकॉज अगर आपने नहीं समझा है तो आप रिवाइंड करें वीडियो को, आप पहले उन्हें वापस से देखे समझे एंड देन यहाँ आए, देन ही आपको वेवलेन गुड्स एंड गिफिन गुड्स समझ में आएगा। ठीक है, सो आई होप कि आपने दोनों ही कंसेप्ट जो भी मैंने समझाया है उसे आप अच्छे से मन लगा के समझ चुके हो। तो अब हम देखते हैं वेवलेन गुड्स क्या होता है। सो वेवलेन गुड्स सुपीरियर गुड्स है। ठीक है, इसका ये मतलब है कि जब आपका इनकम बढ़ेगा तो आप इन सामान को ज्यादा अफोर्ड करोगे। ठीक है, लेकिन ये लॉ ऑफ डिमांड को नहीं मानते। ठीक है, सारे सुपीरियर गुड्स वैसे नहीं होते जो लॉ ऑफ डिमांड को नहीं मानते, लेकिन जो सुपीरियर गुड्स लॉ ऑफ डिमांड को नहीं मानते उन्हें ही वेवलेन गुड्स कहा जाता है। ठीक है, अगर वेन डायग्राम बनाए तो बड़े सर्कल के अंदर सुपीरियर गुड्स रहेंगे और उसके अंदर एक सर्कल में हम वेवलेन गुड्स को रखेंगे। ठीक है, वो स्पेशल टाइप के सुपीरियर गुड्स होते हैं कुछ जो कि लॉ ऑफ डिमांड को नहीं मानते, बाकी सुपीरियर गुड्स लॉ ऑफ डिमांड को मानते हैं। तो अगर ये सुपीरियर गुड है, इसका ये मतलब है कि जब आपका इनकम बढ़ेगा तो आप इस सामान को ज्यादा खरीदोगे, लेकिन जब इस सामान का प्राइस बढ़ेगा तो इसका डिमांड नहीं बढ़ेगा, तो इसका डिमांड जब इसका प्राइस बढ़ेगा तो इसका डिमांड नहीं घटेगा, इसका डिमांड भी बढ़ेगा। क्योंकि हमने लॉ ऑफ डिमांड में क्या जाना था, हमने लॉ ऑफ डिमांड में यह जाना था कि कोई भी सामान का जब प्राइस बढ़ता है तो उसका डिमांड घट जाता है, लेकिन जब भी किसी सामान का प्राइस घटे उसका डिमांड क्या होगा, बढ़ जाएगा। इस केस में हमें उल्टा देखने को मिलेगा। आप आईफोन को ले लो, आईफोन का जो है सबसे ज्यादा प्राइस किसका होता है, उसका लेटेस्ट मॉडल का होता है, लेकिन सबसे ज्यादा डिमांड भी किसका होता है, उसके लेटेस्ट मॉडल का ही होता है। अब होता तो वो भी एक लग्जरी आइटम ही है, तो ऑटोमेटिकली आपका सुपीरियर गुड के अंदर हुआ आ जाता है। वो एक इस प्रकार का सुपीरियर गुड है बिकॉज लग्जरी आइटम ही है ना। आपका वही काम तो 10-20 हजार के फोन में भी होगा जिसके लिए आप 80,000 का आईफोन ले रहे हो, 80-90 हजार का, लाख भर का। तो है काम तो वही हो रहा है, ऐसा तो नहीं है कि इसके बिना आपका चल नहीं रहा था, चल गया, चल तो आपका सस्ता फोन से भी जाएगा, बट फिर भी आप आईफोन क्यों ले रहे हो, बिकॉज वो एक लग्जरी आइटम है। ठीक है, तो आप शौक से ले रहे हो, स्टेटस जो है वो आपको बूस्ट देता है तो इसलिए आप लेते हो। ठीक है, तो अब देखो आप इसमें कि जिस मॉडल का जितना ज्यादा दाम होता है, जो कि लेटेस्ट मॉडल होता है, उसका डिमांड भी उतना ज्यादा होता है। ठीक है, यहां लॉ ऑफ डिमांड माना जा रहा है, नहीं माना जा रहा है। तो ऐसे केस में आईफोन क्या कहलाएगा, ऐसे केस में आईफोन वेवलेन गुड कहलाएगा। डायमंड जो है, डायमंड का होने या ना होने से किसी इंसान के लाइफ में, उसके डेली लाइफ में, उसके बेसिक जरूरतों में क्या अंतर, क्या परिवर्तन देखने को मिलता है, कुछ नहीं। लेकिन डायमंड का वैल्यू क्यों है, क्योंकि उसका प्राइस ज्यादा है। कल कोई दूसरा आइटम आ जाए जिसका प्राइस जो है वो डायमंड से भी ज्यादा महंगा वो सामान हो, तो उसका डिमांड जो है वो डायमंड से भी ज्यादा होगा। क्योंकि यहाँ पर डायमंड को क्यों यूज किया जाता है, खरीदा जाता है, स्टेटस शो करने के लिए। एंड जितना ज्यादा प्राइस होगा उस सामान का उतना ज्यादा आप अपना स्टेटस को शो कर पाओगे, शो ऑफ कर पाओगे। ठीक है, फ्लॉन्ट कर पाओगे। तो यहीं पर हमें यह समझ में आता है कि वो आइटम्स, जो आइटम्स सुपीरियर गुड्स हैं, यानी कि जब आपका इनकम बढ़ेगा तो ही आप उसे ज्यादा अफोर्ड कर पाओगे, आपका उस चीज के लिए डिमांड बढ़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर वो सामान, उस प्रकार के सामान लॉ ऑफ डिमांड को नहीं मानते, यानी कि उसका प्राइस ज्यादा है इसीलिए उसका डिमांड ज्यादा है, प्राइस बढ़ेगा तो उसका डिमांड और बढ़ेगा एंड प्राइस घटेगा तो उसका डिमांड घटेगा, इस टाइप के जो सुपीरियर गुड्स होते हैं, लॉ ऑफ डिमांड को ना मानने वाले, वो वेवलेन गुड्स कहलाते हैं। वो आपको समझ में आ गया होगा। बिल्कुल उसी तरह जो गिफिन गुड्स होते हैं वो इंफीरियर गुड्स होते हैं। इंफीरियर गुड्स का जो लेना देना है, जो हमने बात किया कि जब आपका इनकम बढ़ता है तो आप इनसे दूर होते जाते हो, और वे सब आते हैं आटा, सिंपल सा आटा। आपका इनकम जो बढ़ेगा तो आप खुला आटा नहीं लोगे, हो सकता है आप बेटर क्वालिटी का आटा, मल्टीग्रेन जो है व्हीट, आप वो यूज करने लगो। तो आपका इनकम बढ़ता है तो आप इनसे दूर हो जाते हो। ठीक है, लेकिन अगर ये बताओ कि अगर आपका इनकम नहीं बढ़ता है, लेट्स से, ठीक है, और आपका जो बेसिकली प्राइस है नॉर्मल आटा का वो बढ़ जाता है, और आपको खाने के लिए आटा चाहिए ही चाहिए, रोटी आपको खाना ही है, तो ऐसे केस में वो आपका डेली लाइफ का नेसेसिटी बन जाता है, जरूरत का सामान बन जाता है। तो ऐसे केस में अगर आटा का दाम बढ़ जाता है, आपका इनकम नहीं बढ़ा है, आटा का दाम बढ़ा है, तो क्या आप कहीं और स्वाइप कर सकते हो, नहीं कर सकते। फिर क्या आपका डिमांड जो है वो आटा के प्रति घट जाएगा, नहीं घटेगा। लेट्स से वहां चावल नहीं मिलता, लेट्स से हम पंजाब का बात कर रहे हैं, तो ऐसे केस में जो है क्या जो मतलब आटा का जो डिमांड है वो घट जाएगा, नहीं घटेगा। ठीक है, तो हमने तो लॉ ऑफ डिमांड में यही पढ़ा था कि जब भी किसी चीज का प्राइस बढ़ता है उसका डिमांड घटता है, लेकिन जो नेसेसरी आइटम्स होते हैं उसका जब प्राइस बढ़ेगा तो प्राइस बढ़ने के बावजूद आपको उसे खरीदना पड़ेगा, क्योंकि उसके बिना आपका जो है डेली लाइफ नहीं चलने वाला। तो हमें यहाँ डिमांड घटता हुआ नहीं मिलता है, प्राइस कितना भी बढ़े उसका डिमांड घटता हुआ नहीं मिलता है। तो ये ऐसे इंफीरियर गुड्स होते हैं जो लॉ ऑफ डिमांड को नहीं मानते, ऐसे गुड्स को हम गिफिन गुड्स कहते हैं। होप आपको वेवलेन गुड्स और गिफिन गुड्स भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर थोड़ा भी डाउट हो तो आप थोड़ा सा पीछे जाकर वापस से इस पूरे सीक्वेंस को देख सकते हैं, और एक बार अगर आप देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है।
तो यहाँ पर नोट में भी वही लिखा हुआ है कि वेबलेन गुड्स एंड गिफन गुड्स जो है वो लॉ ऑफ डिमांड को नहीं मानते और इसीलिए वो अलग है, नहीं तो वो भी कहीं ना कहीं सुपीरियर और इंफीरियर के अंदर ही मर्ज हो जाते। लेकिन वो सुपीरियर, कुछ सुपीरियर गुड्स अलग प्रकार के होते हैं और कुछ इंफीरियर गुड्स अलग प्रकार के होते हैं जो लॉ ऑफ डिमांड को नहीं मानते। ऐसे गुड्स को हम अलग से बाइफरकेट करके वेबलेन गुड्स या गिफन गुड्स कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ डिमांड। तो गुड्स की ही तरह डिमांड्स के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं। ठीक है, कौन कौन से हम समझते हैं। गुड्स तो वो सामान थे जिनको हम यूज कर रहे हैं, लेकिन उस सामान के प्रति हमारा जो डिमांड है वो डिमांड भी, सारा डिमांड एक जैसा नहीं होता। डिमांड्स के भी अलग अलग नेचर्स होते हैं, अलग अलग रिक्वायरमेंट्स और क्राइटेरियाज होते हैं, अलग अलग फाउंडेशंस होते हैं जिन पे वो डिमांड्स खड़े होते हैं। तो हम उसके बेसिस पे डिमांड्स को भी अलग अलग रूप से बाइफरकेट करते हैं एंड कितने प्रकार के डिमांड्स होते हैं वो देखते हैं। बहुत सिंपल है, इजीली आप नाम के साथ ही समझ सकते हो। क्रॉस डिमांड, ये वो डिमांड है, ये जैसे कि कोई सामान है उसका डिमांड जो है वो किसी और सामान पर डिपेंडेंट अपने डिमांड के लिए, लेट्स से। ठीक है, यानी कि हमने कॉम्प्लीमेंट्री और सब्स्टिट्यूट गुड्स हमने पढ़ा था। तो ऐसे में जो ए का जो डिमांड है या बी का जो डिमांड है, जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड है बी, उसका डिमांड क्या ए से रिलेटेड नहीं है? बिल्कुल है। और जैसे ही हमने सब्स्टिट्यूट गुड्स पढ़ा था तो क्या ए और बी का डिमांड एक दूसरे से डिमांड से रिलेटेड नहीं है? जैसे ही ए का डिमांड घटा बी का बढ़ा, बी का घटा ए का बढ़ा, ऑब्वियसली इनके डिमांड आपस में को रिलेटेड है। ठीक है, एक दूसरे से इन्फ्लुएंस होते हैं। तो क्रॉस डिमांड मतलब वो डिमांड होता है जिसमें एक सामान का डिमांड दूसरे सामान के डिमांड से रिलेटेड हो। ठीक है, दूसरे सामान का जो प्राइस है उससे रिलेटेड हो, बिकॉज दूसरा सामान का प्राइस जब बढ़ेगा तो उसका डिमांड घटेगा एंड दूसरे सामान का जब प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ेगा। तो हमें यह देखने को मिलता है कि किसी भी सामान का डिमांड दूसरे सामान के डिमांड या प्राइस से रिलेटेड है, ऐसे डिमांड को हम क्रॉस डिमांड कहते हैं। ठीक है, ये जो सामान होते हैं इनके डिमांड दूसरे सामान के प्राइस या डिमांड से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, जैसे सब्स्टिट्यूट गुड्स हो गए, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हो गए, और वो कैसे होता है वो हमने ऑलरेडी जान चुका है टाइप्स ऑफ गुड्स में। ठीक है, फिर हम देखते हैं इनकम डिमांड। इनकम डिमांड क्या होता है? वो डिमांड जो कि किसी भी इंसान के इनकम पे डिपेंडेंट होता है। इनकम बढ़ा तो डिमांड बढ़ा, इनकम घटा तो डिमांड घटा, जैसे कि हमने नॉर्मल गुड्स, सुपीरियर गुड्स के केसेस में देखे थे, इंफीरियर गुड्स के केस में देखा था। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब इनकम बढ़ता है तो डिमांड बढ़ता है, या इनकम बढ़ता है तो डिमांड घटता है। तो यहाँ पर जो डिमांड का रिलेशन है वो किसके साथ है? उस इंसान के इनकम के साथ है। तो ऐसे डिमांड को हम इनकम डिमांड कहते हैं। फिर आ जाता है डायरेक्ट डिमांड। डायरेक्ट डिमांड क्या होता है? डायरेक्ट डिमांड में हमें यह देखने को मिलता है कि किसी भी सामान का जो डिमांड है वो डिमांड उसके खुद के वजह से है, वो किसी से अपना डिमांड ले नहीं रहा, या वो किसी और सामान पे जो है डिपेंडेंट नहीं है खुद की डिमांड के लिए। ऐसे डिमांड को डायरेक्ट डिमांड कहते हैं। लेट्स से कोई एक सामान है, ठीक है, फॉर एग्जांपल गोल्ड। तो गोल्ड का डिमांड जो है वो उसके खुद के इंट्रिंसिक वैल्यू के लिए है। आप 50 ग्राम के गोल्ड को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दो, 25-25 ग्राम का, उसका डिमांड जो है वो उतना ही रहेगा जितना है, उसका डिमांड बदल नहीं जाएगा। लेकिन वहीं पर आप एक नोट है जो है ना 100 रुपया का, उसको जब आप इससे फाड़ दोगे, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दोगे, तो 50-50 का नहीं बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसका जो डिमांड है उसके खुद के इंट्रिंसिक वैल्यू के लिए नहीं है, वो अपना डिमांड बाहर से ले रहा है, गवर्नमेंट उसको असाइन कर रहा है अपना डिमांड। तो जब भी कोई सामान होता है जो जिसका जो डिमांड होता है वो खुद के उसके अंदरूनी, उसके इंट्रिंसिक, उसके मटेरियल वैल्यू की वजह से होता है, तो उस डिमांड को हम डायरेक्ट डिमांड कहते हैं, क्योंकि उसके लिए वो डायरेक्टली खुद रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन वहीं पर कोई एक ऐसा सामान जिसका डिमांड उसका वर्थ नहीं बताता, वो अपना वर्थ जो है, उसका वैल्यू जो है किसी और चीज से लेता है। फॉर एग्जांपल आपके घर के कागज या किसी जमीन के कागज, तो उस जमीन, कोई आपका कोई जमीन है लेट्स से, ठीक है, 10 लाख का जमीन है, ठीक है। अब जो कागज है, ठीक है, उस जमीन का जो कागज है उसका वैल्यू कितना होगा? 10 लाख होगा। लेकिन क्या उस कागज का खुद का वैल्यू 10 लाख है, कि वो अपना वैल्यू जो है वो जमीन से ले रहा है, वो अपना वैल्यू जमीन से डिराइव कर रहा है, तो इसको डिराइव डिमांड कहेंगे। आपका जो गाड़ी है, लेट्स से कि 1.5 लाख का गाड़ी है या 2 लाख का गाड़ी है, तो उसका जो चाबी है, तो उस चाबी का जो वैल्यू है, उस चाबी का जो डिमांड है, उसका जो वैल्यू है, उसका जो क्या बोलते हैं, मांग है आपके अंदर उस चाबी के लिए, तो क्या उस चाबी का जितना वैल्यू है आपके अंदर उस चाबी के लिए उतना ही वैल्यू है, या वो चाबी का वैल्यू ज्यादा है खुद के मटेरियल वैल्यू से, क्योंकि वो अपना वैल्यू बाइक से, उस गाड़ी से ले रहा है। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली उस चाबी का डिमांड किस चीज की वजह से, उसका वैल्यू किस चीज की वजह से है? उस बाइक के डिमांड उस बाइक की वैल्यू की वजह से है। तो चाबी अपना वैल्यू, अपना डिमांड जो है डिराइव कर रहा है, एक्सट्रैक्ट कर रहा है, किस चीज से? उस बाइक से, जिसका वो चाबी है। आपके जो घर के कागज है, उस कागज का वैल्यू कितना होगा? 2 रुपया, 3 रुपया, ठीक है। उसमें जो प्रिंटिंग किया हुआ है, जो भी लिखा होगा, अगर उसको जोड़ लो तो 2 रुपया, 3 रुपया, 4 रुपया, 5 रुपया से तो ज्यादा नहीं होगा। लेकिन फिर भी वो 10 लाख का कागज है, उसका जो डिमांड है वो 10 लाख का डिमांड है। क्यों? क्योंकि वो कागज अपना वैल्यू उस जमीन से ले रहा है, जिस जमीन का वो
जिस जमीन का वो कागज है, तो इसको हम कहते हैं डिराइव डिमांड। डायरेक्ट डिमांड और डिराइव डिमांड में अंतर आपको समझ में आ गया। डायरेक्ट डिमांड में उस सामान का जो वैल्यू है वो उसके खुद के वजह से है, उस खुद सामान के खुद का जो वैल्यू है वहीं से डायरेक्टली वो सामान का डिमांड रिलेटेड है। लेकिन डिराइव डिमांड में जो है वो सामान अपना वैल्यू, अपना डिमांड किसी और सामान के डिमांड से लेता है, ठीक है, डिराइव करता है, तो उसको डिराइव डिमांड कहते हैं। जो पैसे वाला मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि पैसे को बीच से फाड़ दिया गया, ऐसे केस में जो है उसका 100 रुपए का जो नोट है उसका 50-50 वैल्यू नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि वो अपना वैल्यू, वो अपना डिमांड उसके खुद के मटेरियल वैल्यू से नहीं ले रहा, गवर्नमेंट उसको असाइन कर रहा है, वो डिराइव कर रहा है उस सामान को। बिल्कुल वैसे ही जो आपका जमीन है, ठीक है, उस जमीन का खुद का डायरेक्ट डिमांड है। उस जमीन को आप 2 टुकड़े में डिवाइड कर दो, 10 लाख का जमीन था उसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दो, 5-5 लाख का 2 जमीन का हिस्सा हो गया। लेकिन आपके जमीन का जो कागज है उसका खुद का कोई डिमांड नहीं है, वो अपना डिमांड जमीन से ले रहा है। उस कागज को बीच से फाड़ दो, अब क्या 5-5 का पर पीस बिकेगा? नहीं बिकेगा, उसका डिमांड खत्म हो चुका है, ठीक है। तो ये अंतर होता है डायरेक्ट डिमांड एंड डिराइव डिमांड में। होप आपको एग्जांपल्स के थ्रू थोड़ा बहुत रिलेटेबल लग रहा होगा एंड समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं जॉइंट डिमांड। सो जॉइंट डिमांड क्या होता है? जॉइंट डिमांड मतलब कोई एक सामान है जिसको आप, मतलब दो तीन सामान है लेट से, और उन 2-3 सामान का जो है सबका अलग अलग खुद का डिमांड है, उनको आप खुद अलग अलग जो है कंज्यूम करते हो। जैसे पानी हो गया, दूध हो गया, चीनी हो गया, इन सबका क्या खुद का अलग अलग डिमांड नहीं होता है? बिल्कुल होता है। लेकिन अगर आपको चाय पीना है तब क्या करोगे? इन तीनों को एक साथ जो है मिक्स करके कंज्यूम करोगे एंड देन एक ये अलग टाइप का डिमांड बिल्ड करेगा। अब लेट से कि आपको चाय पीने का मन है, आपका डिमांड जो है किस चीज के लिए है? चाय के लिए है। तो क्या चीनी को, दूध को और पानी को अलग अलग कंज्यूम करने से क्या आपका वो डिमांड पूरा होगा? नहीं होगा, आपको तीनों को साथ में कंज्यूम करना पड़ेगा। तो इसे कहते हैं जॉइंट डिमांड। जॉइंट डिमांड एक ऐसा डिमांड होता है जहां पर हम एक से ज्यादा अलग अलग सामानों को जो है, जिनका खुद का इंडिपेंडेंट डिमांड्स हो, उनको साथ में जो है जॉइंटली कंज्यूम करते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? जॉइंट डिमांड कहते हैं, ठीक। ओके, तब हम बात करते हैं इलास्टिसिटी के बारे में, ठीक है। सो व्हाट इज इलास्टिसिटी? बेसिकली इलास्टिसिटी का मतलब होता है लचीलापन, ठीक है, कि कोई भी चीज अपना शेप, अपना साइज कितना आसानी से बदल सकता है, वो कितना फ्लेक्सिबल है, उसे हम इलास्टिसिटी कहते हैं। तो अगर लेट से कि कोई सामान जो है उसका प्राइस में हम अगर बदलाव, मतलब थोड़ा सा भी उसका प्राइस ऊपर या नीचे होता है, तो उसका डिमांड बहुत ज्यादा ऊपर या नीचे होता है, यानी कि डिमांड अपना डायमेंशन प्राइस के साथ बहुत ज्यादा चेंज कर रहा है। तो ऐसे केस में हम डिमांड को क्या बोलेंगे? इलास्टिक बोलेंगे, ठीक है। वहीं पर अगर हम देखते हैं कि किसी भी सामान का जो प्राइस है उसको कितना भी आप चेंज कर लो, लेकिन उसका डिमांड जो है वो चेंज नहीं हो रहा, वो फिक्स है, वो रिजिड है, ठीक है। जैसे कि ये जो सामान है, ठीक है, अगर हम इस पर फोर्स डालें और ये मुड़े, तो ऐसे में क्या होगा? वो इलास्टिक होगा। तो हम जब प्राइस में बदलाव ला रहे हैं तो उसका डिमांड क्या हो रहा है? काफी बदल रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है। तो ऐसे में डिमांड क्या है? फ्लेक्सिबल है, इलास्टिक है, ठीक है। लेकिन अगर जितना भी उस सामान का प्राइस में हम बदलाव ला दें, बढ़ा दे या घटा दे, उसका डिमांड जितना पहले था भी उतना ही है, यानी कि फिक्स्ड है, रिजिड है एकदम, ठीक है। ऐसे में जो है वो डिमांड क्या होगा? काफी इनफ्लेक्सिबल, यानी कि काफी इनइलास्टिक होगा। तो आपको बेसिक ओवरव्यू मिल गया होगा कि इलास्टिसिटी क्या होता है, ठीक है। प्राइस के साथ, मतलब इलास्टिसिटी में हम ये देखते हैं कि प्राइस के साथ उस सामान का डिमांड या सप्लाई चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर हो रहा है तो इलास्टिक है, नहीं हो रहा है तो इनइलास्टिक है। ओवरव्यू था ये, ठीक है। अब जब हम बात करते हैं इलास्टिसिटी का, तो इलास्टिसिटी के भी कई सारे टाइप्स होते हैं, ठीक है। पहला होता है इलास्टिसिटी, ठीक है। दूसरा होता है इनइलास्टिसिटी, ठीक है। तीसरा होता है परफेक्ट इलास्टिसिटी या परफेक्टली इलास्टिसिटी। चौथा होता है परफेक्ट इन इलास्टिसिटी एंड लास्ट में होता है यूनिटरी इलास्टिसिटी। ये 5 प्रकार के इलास्टिसिटी होते हैं। अब होता क्या है, जब इलास्टिसिटी क्या होता है? जो आपका चेंज इन प्राइस होता है, जब वो कम हो किससे? चेंज इन डिमांड से। विच मीन्स कि प्राइस जितना भी ज्यादा चेंज हो रहा है, अब प्राइस जितना चेंज करो डिमांड उससे ज्यादा चेंज हो। आप प्राइस को 5% चेंज किए, डिमांड 15% चेंज होगी। आप प्राइस को 10% चेंज किए,
जो डिमांड है 30% चेंज हो गया। तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है कि आप जितना भी परसेंट प्राइस को चेंज कर रहे हो उससे ज्यादा डिमांड चेंज हो रहा है। ऐसे केस में जो है उसको हम इलास्टिक कहेंगे, ठीक है। उस डिमांड को, उस सामान का उस डिमांड को क्या बोलेंगे? इलास्टिक डिमांड बोलेंगे, ठीक है। इन इलास्टिक क्या होगा कि जितना भी आप प्राइस चेंज करो जो है उससे कम जो है बेसिकली डिमांड है वो चेंज हो रहा है। मतलब कि आप 10% प्राइस चेंज कर दिए, बढ़ा दिए, अब 10% प्राइस बढ़ा दिए, लेकिन उसका डिमांड में कितना चेंज देखने को मिला? सिर्फ 2% या 3% डिमांड में चेंज देखने को मिला। आप प्राइस बहुत ज्यादा चेंज कर दिए, 50% चेंज कर दिए, फिर भी 10-15% ही उसका डिमांड में चेंज देखने को मिला। तो ऐसे में जितना ज्यादा प्राइस चेंज कर रहे हो डिमांड में बदलाव उससे कम हो रहा है। ऐसे केस में हम क्या बोलेंगे? इन इलास्टिक डिमांड बोलेंगे इसको, ठीक है। यही होता है इन इलास्टिसिटी। परफेक्टली इलास्टिक क्या होता है कि आप कितना भी जो है ना प्राइस जो है, परफेक्टली इलास्टिक क्या होता है कि आप जो है हल्का सा भी अगर आप प्राइस को चेंज करते हो, हल्का सा भी 0.000 पॉइंट्स में भी अगर आप उसको चेंज करते हो तो भी जो है डिमांड जो है वो बहुत ज्यादा बदलाव देखने को मिलता है। जैसे कि हमें शेयर मार्केट्स में देखने को मिलता है, शेयर्स का प्राइस जो है वैल्यू हल्का सा भी अगर पॉइंट से भी ऊपर नीचे हो तो उसका डिमांड में हमें बहुत ज्यादा जो है उछाल देखने को मिलता है या गिरावट देखने को मिलता है। और उसको स्पेकुलेट नहीं किया जा सकता, आप जो है उसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि ये कितना होगा। यहाँ पर आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि कितना परसेंट आप जो है प्राइस को बढ़ाओगे तो डिमांड कितना बढ़ेगा, क्योंकि होते तो है परसेंटेजेस पे ही काम करते हैं। आप प्राइस को कितना चेंज करोगे कि डिमांड कितना चेंज होगा, ठीक है। अगर प्राइस को ज्यादा चेंज कर रहे हो, डिमांड उससे कम चेंज हो रहा है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? इनइलास्टिक हो जाएगा। अगर आप प्राइस को जितना चेंज कर रहे हो डिमांड उससे ज्यादा चेंज हो रहा है तो इलास्टिक हो जाएगा। लेकिन अगर आप प्राइस को हल्का सा भी टच करो, सिर्फ टच करो, चेंज भी नहीं, बस टच करो, हल्का सा बदलाव प्राइस में अगर आए, लेकिन डिमांड बहुत ज्यादा उसके साथ जो है उछाल या गिरावट देखने को हमें मतलब दिखाए, यानी कि प्राइस हल्का सा भी अगर पॉइंट्स में, डेसिमल्स में, फ्रैक्शंस में भी अगर चेंज होता है तो डिमांड में बहुत ज्यादा हमें चेंज देखने को मिलता है। इसको हम क्या बोलेंगे? परफेक्टली इलास्टिक बोलेंगे। और यही है परफेक्ट इलास्टिसिटी। तो ऐसे में डिमांड होगा परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। सेम परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड क्या होता है? आप कितना भी ज्यादा प्राइस को चेंज कर लो, आपको जो डिमांड है उसमें बिल्कुल भी उछाल या गिरावट देखने को नहीं मिलता। डिमांड जितना था जस के तस उतना ही रहता है किसी भी सामान। यूजुअली ये हमें देखने को मिलता है जो ऐसे सामान होते हैं जिनके बिना हम जी नहीं सकते, जो हमारे डेली नेसेसिटी के आइटम्स होते हैं, उनमें हम ये देखेंगे क्या न परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड हम उसमें देखेंगे। आप कितना भी ज्यादा जो है डिमांड मतलब प्राइस को जो है बढ़ा दो या घटा दो, या कितना भी ज्यादा प्राइस में चेंज आ जाए, मल्टी 100% में क्यों ना आ जाए, लेकिन उसका जो डिमांड का जो उस सामान का जो डिमांड है उसमें हमें बिल्कुल भी बदलाव नहीं देखने को मिलेगा। ऐसे केस में हम इसे क्या बोलते हैं? इसको परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड कहते हैं, बिकॉज इसका डिमांड जो है वो इनइलास्टिक है, वो बदल नहीं रहा भले ही आप प्राइस को कितना भी चेंज कर दो। लास्टली हम देखेंगे यूनिटरी इलास्टिसिटी। अब यूनिटरी इलास्टिसिटी या यूनिटरी इलास्टिक डिमांड ये क्या होता है? यहां पर हमें यह देखने को मिलेगा कि जितना परसेंट आप प्राइस चेंज करो डिमांड भी उतना ही परसेंट चेंज होगा। जितना परसेंट आप प्राइस को घटाओगे डिमांड उतना ही परसेंट बढ़ेगा, या जितना परसेंट आप प्राइस को बढ़ाओगे डिमांड उतना ही परसेंट घटेगा। सो द चेंज इज डिमांड इज चेंज इज प्राइस equals to the change in demand. In that case we call it unitary elasticity or unitary elastic demand. तो आपको सब समझ में आ गया होगा। When change in price is less than the change in demand, it's called elastic demand. When change in price is more than the change in demand, is called inelastic demand. When the change in the price is minimum, is slightest, but the change in demand is cannot be speculated, cannot be predicted. In that case, the change in demand is too much with respect to the change in price. While the change in price is negligible, still the change in demand is too high. In that case, we call it perfectly elastic. And when the change in demand goes on irrespective of what's the change in price is, that means even if the change in price is too much, still you don't see any change in elasticity, irrespective of how much the change in demand was. So in that case, we call it perfectly inelastic. And what's unitary elastic? Unitary elastic demand means the change in price is equals to change in demand, or the percent change in price is equals to the percent change in price. तो आपको ये पांचों के पांचों समझ में आ गए होंगे। अगर आपको ये पांचों समझ में आ गए हैं तो अब इसे हम जो है फॉर्मूला या इक्वेशन के बेसिस पे एस्टेब्लिश करने का कोशिश करते हैं। तो जो इलास्टिसिटी जो होता है ना, हम डिमांड का बात कर रहे हैं, ठीक है। सप्लाई में कोई अंतर नहीं है, बस जहां जहां डिमांड है वहां सप्लाई लग जाएगा। प्राइस से जो लेना देना है वो वही रहेगा। जो इलास्टिक है उसका जो मैंने आपको रूल बताया वो वही सेम रहेगा। इनइलास्टिक
परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक या यूनिटरी इलास्टिक, सबका रूल वही रहेगा। बस जहां हम बात कर रहे हैं डिमांड का, परसेंट चेंज इन डिमांड का बात कर रहे हैं, वहां हम परसेंट चेंज इन प्राइस का बात करेंगे। बाकी जो रिलेशन शो होगा वो सेम टू सेम वही रिलेशन शो होगा। तो बस डिमांड की जगह जब सप्लाई लगा देंगे तो बाकी सब कुछ सेटिस्फाई कर जाएगा फॉर सप्लाई एज वेल। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, दैट इज परसेंट चेंज इन डिमांड बाय परसेंट चेंज इन प्राइस। तो इसे हम क्या कहते हैं, यही जो फॉर्मूला है यह है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब परसेंट चेंज इन डिमांड का क्या मतलब है, फाइनल डिमांड यानी कि डिमांड बदल के कितना हो गया, माइनस इनिशियल डिमांड, शुरुआती वक्त में डिमांड कितना था, बाय इनिशियल डिमांड इनटू 100। बिकॉज जब भी किसी चीज का हम परसेंटेज निकालते हैं तो उसका जो इनिशियल स्टेज था उससे डिवाइड करना होता है और 100 को इनटू करना होता है। बेसिक मैथ्स का रूल है ये, ठीक है। बाय, ये तो निकल गया परसेंट चेंज इन डिमांड, ठीक है। तो परसेंट चेंज इन डिमांड बाय परसेंट चेंज इन प्राइस, विच मींस फाइनल प्राइस माइनस इनिशियल प्राइस बाय इनिशियल प्राइस, ठीक है। यानी कि प्राइस जो है वो कितना बदला, माइनस प्राइस पहले कितना था बाय प्राइस पहले कितना था, इनिशियल प्राइस इनटू 100, ठीक है। इन दोनों के परसेंट के बीच का जो रेशियो है वो क्या होगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज नथिंग बट इज जस्ट द रेशियो ऑफ द परसेंट चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंट चेंज इन प्राइस, विच इज मैंने इसे एलाबोरेट करके फॉर्मूला जो है वो आपके लिए बिल्ड कर दिया है। यहां पर हम देख रहे हैं कि कितना परसेंट जो है डिमांड चेंज हो रहा है बाय कितना परसेंट प्राइस चेंज हो रहा है। जब ये निकालेंगे तो हमें डिमांड इलास्टिसिटी मिल जाएगा। और वैसे ही जब हम सप्लाई इलास्टिसिटी का बात करेंगे तो उस केस में हमें कुछ नहीं करना है, नीचे का जो है परसेंट चेंज इन प्राइस वो उतना ही रहेगा, ऊपर का जो परसेंट चेंज इन डिमांड है वो बस परसेंट चेंज इन सप्लाई हो जाएगा बदल के, और जहां जहां यहां डिमांड देखने को मिल रहा है वह सप्लाई हो जाएगा, विच मींस फाइनल सप्लाई माइनस इनिशियल सप्लाई बाय इनिशियल सप्लाई इनटू 100 डिवाइडेड बाय फाइनल प्राइस माइनस इनिशियल प्राइस बाय इनिशियल प्राइस इनटू 100। तो होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन लगे इसे समझने में तो आप कुछ मिनट पीछे जाकर जहां से मैंने फॉर्मूला आपको डिराइव करके दिया, ये जो फॉर्मूला है उसका आप शुरुआती वक्त पे जाएं, जो टाइम लैप्स पे जाएं और वहां से जो है वापस से इस चीज को कंटिन्यू करें और देखें, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो ये था हमारा इलास्टिसिटी का जो कंसेप्ट था वो। आप इस टेक्स्ट को पढ़ेंगे ना आपको इजीली समझ में आ जाएगा। यहाँ प्राइस इलास्टिसिटी मतलब क्या होता है, इट रेफर्स टू द टेंडेंसी एंड नेचर ऑफ गुड्स टू चेंज इट्स डिमांड विथ चेंज इन द प्राइस। यानी कि प्राइस के चेंज होने पर वो सामान अपने डिमांड को कितना चेंज कर रहा है, उसका जो नेचर या टेंडेंसी है, उसका जो प्रवृत्ति है, उसी को हम इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं, ठीक है। विच इज इक्वल्स टू द परसेंट चेंज इन डिमांड बाय द परसेंट चेंज इन प्राइस, ठीक है। और ये परसेंट चेंज कैसे निकालना है वो तो सिंपल मैथ्स का रूल है, फाइनल प्राइस फाइनल डिमांड माइनस इनिशियल डिमांड बाय इनिशियल डिमांड इनटू 100, बस वही सेम चीज आपको करना है। अब ये भी आपने देख लिया कि इलास्टिसिटी के आधार पे कितने प्रकार के डिमांड होते हैं। एक होता है यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, जिसमें जो परसेंट चेंज इन प्राइस है वो परसेंट चेंज इन डिमांड है, दोनों सेम होगा। लेट्स से 50% अगर प्राइस बढ़ा, मतलब 50% अगर आप किसी सामान का प्राइस में चेंज लाए हो तो 50% ही उस सामान के डिमांड में चेंज आएगा। ऐसे केस में ऊपर 50% नीचे 50% कट के क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 का क्या मतलब है, यूनिटरी है, दैट्स व्हाई द नेम इज यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, ठीक है। परसेंट चेंज इन प्राइस बाय परसेंट चेंज इन डिमांड, तो ऊपर जो परसेंट चेंज है नीचे परसेंट चेंज है, दोनों कट गया, कट के कितना हो गया, 1 हो गया। एंड 1 इज यूनिट, 1 को हम यूनिटरी कहते हैं ना, सो दैट इज यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, सिंपल। बिल्कुल उसी तरह इलास्टिक डिमांड क्या होता है आप वो भी समझ गए। जितना परसेंट प्राइस में चेंज आया है उससे ज्यादा परसेंट डिमांड में जो है हमें बदलाव देखने को मिले। इन इलास्टिक डिमांड भी समझ गए, जितना परसेंट आपको प्राइस में चेंज आया है उससे कम, लेस देन, यानी कि उससे कम आपको डिमांड में चेंज देखने को मिले। परफेक्टली इलास्टिक का मतलब प्राइस हल्का भी अगर चेंज होता है तो डिमांड बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन शो करे, इतना ज्यादा कि जिसको आप जो है प्रेडिक्ट ना कर पाओ, ठीक है, एक्सपेक्ट ना कर पाओ। तो ऐसे केस में जबकि अब हल्का सा स्लाइट चेंज भी अगर आप आता है, स्लाइटेस्ट चेंज अगर आता है, नेग्लिजिबल चेंज आता है अगर प्राइस में, फिर भी डिमांड में हमें बहुत ज्यादा चेंज देखने को मिले, उसको हम परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कहते हैं, ठीक है, विद स्लाइटेस्ट चेंज इन प्राइस। एंड परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड क्या होगा, प्राइस में जो है कितना भी चेंज आ जाए, कितना भी ज्यादा चेंज आ जाए, डिमांड जो है वो टच से मच नहीं होता, वो जितना था उतना ही रहता है, वो कोई चेंज नहीं शो करता, इसे हम परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड कहते हैं। ये डिमांड्स यूजुअली ऐसे चीजों में हमें देखने को मिलते हैं जिनके बिना हम जी नहीं सकते, उसका प्राइस आप कितना भी बढ़ा दो या घटा दो
उसका जो रिक्वायरमेंट है इंसान की जिंदगी में वो उतना ही रहेगा, वो नहीं बदलेगा। ठीक है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई भी सेम वही चीज है, सेम टू सेम। जितने टाइप्स होते हैं, यूनिटरी हो गया, इलास्टिक हो गया, इलास्टिक हो गया, परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक, ये सब सेम टू सेम है जो हमने डिमांड में पढ़ा वही। ये कुछ नहीं है, कितना परसेंट सप्लाई चेंज हो रहा है, ठीक है, प्राइस के साथ साथ। जब हम प्राइस को चेंज कर रहे हैं तो सप्लाई उसके साथ साथ कितना चेंज हो रहा है, सेम वही चीज है। एंड इसका भी फॉर्मूला वही है, परसेंट चेंज इन सप्लाई बाय परसेंट चेंज इन प्राइस, यानी कि बस डिमांड को की जगह सप्लाई आ जाएगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। तो सप्लाई के लिए भी हम वही सेम कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं एंड वही सेम टाइप्स होते हैं, फॉर्मूला भी जो है इक्वेशन वो भी सेम है, बस डिमांड की जगह सप्लाई आ जाता है। सो आज के क्लास के लिए बस इतना ही। ये जो हमारा टॉपिक है, ये जो हमारा चैप्टर है डिमांड एंड सप्लाई का, इसे हम 2 पार्ट्स में करेंगे। पहले पार्ट में उतना ही था जितना हमने आज किया। आज हमने लॉ ऑफ सप्लाई, लॉ ऑफ डिमांड दोनों समझा, हमने मांग एवं पूर्ति के सिद्धांत जाने, ठीक है, जिसे हम लॉ ऑफ डिमांड या लॉ ऑफ सप्लाई कहते हैं। हमने उनसे रिलेटेड कुछ एक्सेप्शंस भी जाने, कुछ बट्स एंड मेबीज के बारे में समझा। एंड उसके साथ साथ हमने अलग अलग प्रकार के डिमांड्स जो होते हैं, अलग अलग प्रकार के गुड्स जो होते हैं, एंड साथ ही साथ इलास्टिसिटी भी हमने समझा। इतने सारे टॉपिक्स हमने आज इस वीडियो में कवर किया। नेक्स्ट वीडियो में आगे हम जानेंगे कि कितने प्रकार के मार्केट्स होते हैं, कितने प्रकार के कॉस्ट्स होते हैं, कॉस्ट क्या होता है, रेवेन्यू क्या होता है, एंड इनके टाइप्स कितने प्रकार के होते हैं वो जानेंगे। प्रोडक्शन फंक्शन जानेंगे कि प्रोडक्शन क्या होता है, फैक्टर्स एंड फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, ये सब जानेंगे। ठीक है, तो ये सब कुछ हम छोड़ते हैं आगे वाले सेशन के लिए, आगे वाले क्लास के लिए, इसी वीडियो का, इसी चैप्टर का डिमांड एंड सप्लाई के पार्ट 2 के लिए। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। होप आपको सब कुछ अच्छा से समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आपको समझ में आता है तो आई होप कि आप नेक्स्ट सेशन में भी हमारे साथ बिल्कुल इसी तरह जुड़े रहेंगे। ठीक है, सो थैंक्स फॉर योर पेशेंस, थैंक्स फॉर योर टाइम एंड टेक केयर टिल द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।